मॉर्निंग एवरीवन। आई एम संदीप कुमार, ऑनलाइन स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे टॉपिक को प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कि अपकृत्य विधि से संबंधित है और जिसका नाम है प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व, जिसे हम अंग्रेजी में वैकेरियस लायबिलिटी भी कहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई कार्य हम करते हैं और उससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है या नुकसान होता है तो उस कार्य के लिए स्वयं हम जिम्मेदार होते हैं। किंतु ये जो प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व है, इस नियम का एक अपवाद है, और अपवाद इस रूप में है क्योंकि इसमें वह व्यक्ति उत्तरदायी होता है जिसके लिए अगला दूसरा व्यक्ति कार्य करता है। जैसे कि यदि हम किसी ए व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं और उस कार्य से किसी सी व्यक्ति को नुकसान होता है या क्षति पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में मैं हूँ, मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है वो मेरा कार्य न मान करके वह कार्य ए का माना जाएगा, क्योंकि मैं उसके लाभ के लिए यानी अपने प्रतिनिधि के लिए कार्य कर रहा हूँ और उससे जो क्षति होगी वो उसी के लिए मेरा प्रतिनिधि उत्तरदायी होगा। तो इसी के संदर्भ में सामंत महोदय कहते हैं कि जो प्रतिनिधिक दायित्व परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व है ये सामान्य नियम का एक अपवाद है, जिसमें कि जो व्यक्ति स्वयं कार्य करता है वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि वह व्यक्ति उत्तरदायी होता है जिसके लिए दूसरा व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, तो यहाँ पे इसे प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में जो क्योंकि ये कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ के द्वारा डेवलप किया गया है, तो कॉमन लॉ में एक लैटिन मैगजीन है और एक इंग्लिश मैगजीन है, जिसमें बताया गया कि रेस्पोंडेंट सुपीरियर दो सिद्धांत हैं। पहला रेस्पोंडेंट सुपीरियर, दूसरा है कि फेसिट पर एलियम पर फेसिट पर से। तो इन दोनों सिद्धांत जो दिए गए, इन दोनों सिद्धांतों के आधार पे इसको हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो रेस्पोंडेंट सुपीरियर का तात्पर्य होता है कि प्रतिनिधि जो व्यक्ति है उसको उत्तरदायी होने दो। तो इसके भी पीछे एक तर्क है कि आखिर प्रतिनिधि को किसी अभिकर्ता के कार्य के लिए क्यों उत्तरदायी ठहराया जाए। तो यहाँ पे यह नियम प्रतिपादित किया जाता है कि प्रतिनिधि को इसलिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता है किया जाएगा तो जो अभिकर्ता है, यदि जो नौकर है, वो कोई कार्य करेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक कमज़ोर व्यक्ति है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है। और दूसरी बात कि वो जो औद्योगिकरण है, लेबर और मतलब जो मजदूर और मालिक का संबंध है, उसमें वो कमज़ोर की स्थिति में रहता है। यदि वो कार्य करता है और उससे किसी को क्षति पहुंचती है तो उसी को जेल में डाल दिया जाएगा, तो वो ये समाज चल नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेंट सुपीरियर, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि उस जो वो कार्य कर रहा है उससे तो केवल उसको एक मतलब सैलरी मिलती है, सामान्य सी सैलरी, और उसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो मालिक को होता है। तो मालिक वहाँ पे मजबूत स्थिति में है दोनों तरह से, एक तो लाभ की स्थिति में होता है, दूसरा कि वो मजबूत व्यक्ति होता है आर्थिक रूप से। तो यहाँ पे इसीलिए प्रतिनिधि को उत्तरदायी ठहराने का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट सुपीरियर का सिद्धांत लागू होता है। दूसरा होता है क्वाई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। तो मतलब कोई भी कार्य यदि कोई व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उस कार्य से यदि किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति या नुकसान पहुंचता है तो उस कार्य के लिए वो व्यक्ति उत्तरदायी होगा जिसके लिए वह कार्य किया जा रहा है। ठीक, तो ये दो सिद्धांत हो गए। इन दोनों सिद्धांतों का यही तात्पर्य था कि जिसके लिए वो कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको उत्तरदायी होने दो। अब इसके बाद आते हैं कि इसमें चार प्रिंसिपल आते हैं, चार संबंध आते हैं। चार संबंध में पहला होता है कि प्रिंसिपल और एजेंट का होता है, दूसरा होता है कि मास्टर और सर्वेंट का होता है, तीसरा होता है भागीदार पार्टनरशिप और पार्टनर्स,
और चौथा होता है कि गार्जियन और उसके चाइल्ड्स। अब पहला यदि हम देखें तो एजेंट और मालिक का जो संबंध, मतलब एजेंट और प्रिंसिपल का संबंध है। एजेंट और प्रिंसिपल के बारे में हम आगे यदि क्लास लेंगे, आगे बताएंगे आपको, आगे आप पढ़ेंगे। यदि आप LLB के छात्र हैं, यदि आप सेकेंड ईयर के छात्र होंगे, LLB के फर्स्ट ईयर के छात्र होंगे, सेकेंड ईयर के छात्र होंगे, थर्ड ईयर के छात्र होंगे, तो शायद आप पढ़े होंगे। किंतु यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इसको आपको आगे पढ़ाया जाएगा। इस संदर्भ में संविधान अधिनियम की धारा में बताया गया है कि अभिकर्ता क्या होता है, एजेंट मतलब अर्थात एजेंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बस ये देख लेते हैं स्पष्ट रूप से कि मालिक और अभिकर्ता क्या होता है। मालिक मतलब जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वो व्यक्ति होता है जिसके लिए कोई अन्य व्यक्ति कार्य करता है, और अभिकर्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है, एजेंट। और उस अब क्या है इसमें, यदि हम देखें तो एजेंट और प्रिंसिपल का जो संबंध होता है बहुत फिड्यूसरी संबंध होता है, वैश्वासिक संबंध होता है, ठीक। और इसमें कंट्रोल का होता है, डायरेक्शन का होता है, और इसमें एक सैलरी होती है, निर्धारित सैलरी होती है। तो अगर इसके दौरान तो उसमें बताया गया कि नियोजन का अनुक्रम होता है। एक मतलब नियोजन होगा, नियोजन के अनुक्रम में कार्य किया जाएगा, उसके निर्देशन में किया जाएगा, उसका कंट्रोल होगा, और तब ये माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल और एजेंट है। और फिर दूसरी संबंध होगा, मालिक और सेवक का संबंध होगा। तो यहाँ पे हम इसको जानने से पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या केस है। जैसे कि हम एक केस का आपको एग्जाम्पल दे कर समझाना चाहेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी का केस है। इसमें मतलब एक बैंक का कर्मचारी था, क्लर्क जो था, और भी एक श्यामा देवी थी, उनका पैसा लेकर के जमा करने के लिए बैंक में ले गया, और श्यामा देवी ये जान करके उसको दी कि मतलब वो बैंक कर्मचारी है। उसके बाद वो पैसे को गबन कर जाता है। उसके बाद श्यामा देवी उस बैंक पे केस करती हैं, वाद लाती हैं, और बैंक पे वाद लाती हैं, और बैंक जब छानबीन करके पाता है तो कहता है कि भाई जो जिसको आपने पैसा दिया है वो बैंक का कर्मचारी नहीं है, वो रिटायर हो चुका है, इसलिए बैंक को उत्तरदायी नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक। ये ऐसे स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ पे उत्तरदायी इसलिए नहीं होगा कि वो बैंक का कर्मचारी उस समय नहीं है। इसके बाद दूसरा संबंध आता है कि मालिक और सेवक। एक सॉलिसिटर का केस है, सॉलिसिटर गेस स्मिथ कंपनी। इसमें भी बताया गया कि जो सॉलिसिटर जो फर्म था उसका जो मैनेजिंग क्लर्क था, उसने एक वकील से मतलब कुछ मतलब उसकी प्रॉपर्टी ले लिया और संपत्ति के कागजात ले लिया और कपटपूर्ण रूप से, और वो अपने नाम से कर लिया। तो यहाँ पे वो सॉलिसिटर कंपनी को जो फर्म था उस पर वकील ने केस किया। तो केस में ये पाया गया कि ये फ्रॉड किया गया था। तो वहाँ पे जो सॉलिसिटर फर्म थी वो बोली कि कपट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कंपनी। तो मगर यहाँ पे न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये आपका अभिकर्ता था और इसने ऐसा किया है तो वो उत्तरदायी होगा। कपट किया है तो आप उसके देख रेख करने का कारण था आपको। ऐसी स्थिति में वो ही। अब इसके बाद हम मालिक और सेवक के संबंध में बात करें तो मालिक और सेवक का संबंध होता है कि बहुत फिड्यूसरी संबंध होता है और डोमिनेंट का संबंध होता है, एक को नियंत्रण और नियोजन का संबंध होता है। तो इसमें कहा गया कि सेवक कौन, मालिक कौन है, सेवक कौन है। तो मालिक वह व्यक्ति होता है जो जिसके लिए कोई व्यक्ति कार्य करता है, और सेवक कौन, वह व्यक्ति होता है जो मालिक के लिए कार्य करता है। तो इसमें बताया गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन मालिक है कौन सेवक है। तो कहा गया कि मालिक वह व्यक्ति होता है जिसके जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, उसके लिए एक निर्धारित धनराशि दी जाती है कार्यों के लिए। अब इसके बाद आता है कि जो सेवक कौन है। सेवक तब वो माना जाता है जब जैसे सेवक कब मतलब मालिक के कार्यों के लिए मतलब उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसके संबंध में बताया गया कि वो नियोजन के अनुक्रम में कार्य कर रहा हो। नियोजन का अनुक्रम कब माना जाएगा, जब कहा गया कि नियोजन का अनुक्रम तब कहा जाएगा जब मालिक द्वारा उसे नियुक्त किया गया हो, उसके निर्देशन में कार्य कर रहा हो, उसके लिए वो निर्धारित सैलरी देता हो, ठीक।
इसके बाद आता है फर्म और भागीदारों में। फर्म और भागीदारों में तो पार्टनरशिप, तो पार्टनर और पार्टनरशिप, तो इन दोनों में भी वही संबंध है जैसा कि एजेंट और मालिक में होता है। इसमें बस ये आपको स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, होना होगा कि इसमें जो पार्टनर होता है ये जो दो या दो से व्यक्तियों से मिलकर के एक फर्म बनाई जाती है जो किसी लाभ के लिए कार्य करती है, और लाभ का जो भाग होगा वो बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि एक फर्म किसी को मतलब इसमें एक और एलिमेंट्स होता है कि जो एक फर्म मतलब भागीदार होता है वो सबके लिए कार्य करता है और सभी भागीदार जो होते हैं एक के लिए कार्य करते हैं। तो अब एक भागीदार के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है और उससे किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, क्षति होती है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षति को वो सभी भागीदारों पे को लायबल ठहराया जाएगा। ठीक, उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। इसी तरह से आप यदि संरक्षक हैं और आपके बेटा है, यदि उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है और उससे क्षति होती है किसी अन्य व्यक्ति को, तो वहाँ पे गार्जियन को लायबल ठहराया जाता है। अब इसमें यदि मित्र के संबंध में देखिए, जैसे कि मित्र है, दो मित्र हैं, एक जैसे कार लेके जा रहा था और उसको दे दिए चलाने के लिए और उससे एक क्षति कायित हो गई, दूसरे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, जैसे उसको क्षति हुई। अब क्षति जब हुई तो वो केस किया जिस व्यक्ति को क्षति हुई, तो वो जो मतलब जो मित्र था जिसकी कार थी जिसने चलाने के लिए दूसरे व्यक्ति को दिया था वो उत्तरदायी होगा। ठीक, थैंक यू।